वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज से जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, वो अब मैं आपको ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला। इसमें मैं क्या करूंगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी यहाँ पे ज्योग्राफी है, जैसे कि पता होगा इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का जो वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिए थे। तो इस वीडियो में हम MCQs के रूप में लेकर चलेंगे। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं सारा का सारा चैप्टर वाइज यहाँ पे MCQs आपका क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। करके देखिएगा ना, ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 6 का होने वाला है। तो क्लास 6 में यहाँ पे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आइएगा तो 10 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके आज इस एक वीडियो में क्लास 6 का जो भी यहाँ पे ज्योग्राफी में दिया गया है चैप्टर वाइज MCQs, मैं उसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग एक बिग अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ पे BPSC का सिलेक्शन किट लेना चाहते थे और इस डर से नहीं ले रहे थे कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑफर निकल कर सामने आ रहा है। याद रखिएगा, ये जो ऑफर्स रहने वाले हैं आपका, वो 30 जून तक आपके ऑफर्स रहने वाले हैं। तो जिनको भी परचेज करना होगा आप इसको परचेज कर लीजिएगा। कितना में मिलेगा? तो ये मात्र 149 रुपीज में आपको BPSC का सिलेक्शन किट मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं मैं इसमें क्या प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। जो भी आपका सिलेबस है यहाँ पे PRT का या जूनियर का या TGT का, जनरल पेपर का या नॉर्मल पेपर का, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा SCRT NCERT से कितने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सारा SCRT NCERT का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। उसके बाद BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि PDF के रूप में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और आपको TRE 1, 2, 3 का सारा यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा। और यहाँ पे टॉप 500 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएंगे। तो इसको आपको परचेज कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आप न्यू 50 जब पेमेंट कीजिएगा ना, वहां पे आप कोड ये अप्लाई कीजिएगा, न्यू 50। ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं अप्लाई कीजिएगा तो आपको वहां पे छूट नहीं मिलेगा। जब आप पेमेंट करने जाइएगा तो वहीं पे आपको न्यू 50 ये अप्लाई करना है, कूपन कोड। जब ये इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो 299 से प्राइस है, इसका 149 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा आप इसको 30 जून से पहले आप अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, अब चाहे यही नहीं, आपको कोई भी नोट्स चाहिए होगा, चाहे INA चाहिए होगा, करंट अफेयर चाहिए होगा या मैथ का नोट्स चाहिए होगा, सारा कुछ आपको 30 जून तक यहाँ पे 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा, नीडी पीपल जो भी होंगे, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं कंटेंट के ऊपर में। ज्योग्राफी के क्लासेस का चैप्टर नंबर 1 में जब आइएगा तो उसका नाम है आपका यहाँ पे हमारा सौर मंडल। ठीक है, हमारा सौर मंडल से देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है। पहला सवाल दिया गया है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। ये तो बहुत इजी सवाल है। जो राशियों की कुल संख्या है, यहाँ पे राशियों में बोल रहा हूँ, राशियों का जो कुल संख्या है वो है 12। ठीक है, अगला जो सवाल आता है कि सूर्य की आकृति कैसी है, तो जो सूर्य की आकृति है ना, वो गोल है यहाँ पे, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़िएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका कि क्या है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। ये सबको पता होगा, जो ये पे सौर परिवार का जो मुखिया है ना, वो सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर C ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है चौथा नंबर क्वेश्चन की ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है। जो ग्रहों की कुल संख्या है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे, वो है कितना, तो 8 है यहाँ पे, तो आप इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है 5वां नंबर क्वेश्चन की। क्या 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सप्तवर्षी कितने तारों का समूह होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सप्तवर्षी, तो इसमें 7 आ रहा है, तो ये 7 तारों का यहाँ पे समूह है। तो बस 4 ही 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, मैंने इसको करा दिया। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में, जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां। ठीक है, पहला सवाल इसमें दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है कि समदिवारात्रि होते हैं। समदिवारात्रि कब होते हैं, तो जैसे ही ऑप्शन में अगला ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 22 जून एवं 21 सितंबर, 21 मार्च एवं 22 जून। ऑप्शन C में जैसे ही आइएगा तो ऑप्शन C यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया गया है आपका ऑप्शंस में दिया गया है कि 22 मार्च एवं 23 सितंबर और 21 सितंबर और 21 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका 21 मार्च और 22 सितंबर को समदिवारात्रि बोला जाता है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो जो सबसे बड़ा दिन होता है ना, वो 21 जून को होता है। तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितने झुकी हुई? तो ये सबको पता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल में आइएगा तो यहाँ पे चौथा सवाल जो दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है कि शीतोष्ण कटिबंध में जो होता है वो क्या होता है कि बहुत अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। आपको ये पता होगा, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर जो सवाल है कि जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पता होगा जहां सालों भर यहाँ पे गर्मी पड़ती है जो वह क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट उत्तर होगा इसका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? तो चंद्रमा से तो ये बहुत बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, फिर आता है अगला नंबर सवाल, यहाँ पे 7वां नंबर सवाल है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, आप लोगों को पता होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देख लेते हैं उसमें क्या कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट दिया गया है। तीसरा नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। पहला सवाल है इसमें कि जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पे पनपेगा? तो स्थल मंडल में, जल मंडल पर, वायुमंडल पर या जैव मंडल पर? तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग स्थल मंडल मत मार लीजिएगा, जहाँ पे ये तीनों चीजें होगी, जमीन भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, उसको जैव मंडल बोलते हैं और वहीं पर जिंदगी संभव है, अन्यथा कहीं भी संभव नहीं है। अगला सवाल आता है दूसरा नंबर सवाल कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे ना वो इंडियन जो थे यहाँ पे राकेश शर्मा थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होता है। फिर अगला सवाल यहाँ पे आता है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो जो जल डमरू मध्य जोड़ता है ना, दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में देखिएगा तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, दो बड़े जल भागों को यहाँ पे जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है चौथा नंबर सवाल दिया गया कि समताप मंडल होता है जल मंडल में, स्थल मंडल में या वायुमंडल में या जैव मंडल में? तो जो समताप मंडल होता है, जैसे कि जब मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रहा था वायुमंडल, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता रहे थे, तो यहाँ पे वायुमंडल में होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि अगर 4 चैप्टर में आइएगा तो दिया गया है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पहला सवाल जो दिया गया है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बिहार का सोन नदी है पहाड़ी क्षेत्र से, पठारी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से या रेगिस्तानी क्षेत्र से? तो याद रखिएगा ये जो गुजरता है ना वो पहाड़ी क्षेत्र से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये जो वाल्मीकि नगर अवस्थित है ना ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है तीसरा नंबर में कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो ये जो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है ना वो होता है चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर चौथा नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पठार के ऊपर की सतह होती है। तो यानी कि जो पठार का ऊपर की जो सतह होती है ना किस तरीका से होती है? तो वो सपाट होती है। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे पूरा प्लेन होता है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? तो जो पर्वत के यहाँ पे प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जब मैंने पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने पढ़ाए हैं। अगर कि आपने, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, अगर कि ज्योग्राफी का मेरा पढ़ाया हुआ क्लास 6 से क्लास 10 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को वहां पे देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा चीज 6 से 10 तक चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखे हैं। तो जिससे वहां पे देखिएगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ विकसित होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। चैप्टर
5 जब आइएगा तो इसमें आपको दिया गया है दिशाएं के बारे में। पहला सवाल इस चैप्टर से बहुत जो आता है कि प्रमुख दिशाएं कितनी प्रकार की होती है। तो जो प्रमुख रूप से दिशाएं होती है ना वो 4 प्रकार के होती हैं। बाकी अगर के जो देखिएगा तो यहाँ पे इसके मध्य बिंदु वाला भी जो ये सब होता है, लेकिन अगर के प्राइमरी रूप से देखिएगा तो यहाँ पे 4 होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है। तो जो यहाँ पे कुल दिशाओं की संख्या अगर के देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दिशा हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में, नेक्स्ट सवाल की तरफ में। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है। तो बंगाल की खाड़ी जब देखिएगा तो भारत की ये दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। तो अगर के इस एरिया में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा में अगर के आप लोग देखिएगा तो ये यहाँ पे निकलकर सामने आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ वहां पे दिया गया है। चैप्टर 6, इस चैप्टर का यहाँ पे देखिएगा तो जिसका नाम है पृथ्वी और ग्लोब। पहला सवाल ही आता है इससे। क्या सवाल यहाँ पे आता है, जैसे कि देख सकते होंगे आप अभी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को तय करने में यहाँ पे 4 मिनट का समय लगता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर सवाल निकल कर सामने आते हैं कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है। तो जो सबसे अधिक गर्मी जो पड़ता है ना वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या है। तो जो कर्क रेखा है ना वो 23.5 डिग्री उत्तरी दिशांश को यहाँ पे कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी दिशांश को मकर रेखा बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चौथा नंबर जो सवाल दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है। तो जैसा कि पता होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब दिशा की ओर हम जाते हैं ना तो वहां पे एक दिन बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मानचित्र का अध्ययन। इसमें पहला सवाल जो दिया गया है कि जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। छोटे मापक का करते हैं, बड़े मापक का करते हैं, दोनों का करते हैं या सभी का करते हैं। तो याद रखिएगा जो इसमें प्रयोग किया जाता है वो छोटे मापक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है अगला सवाल दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसको याद रखिएगा, उसको फिजिकल मानचित्र बोलते हैं, उसको भौतिक मानचित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ये राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिसमें देश का बाउंड्री वगैरह दिखाया जाता है और उसमें और भी चीजें, राजधानी देश वगैरह जो भी चीजें वहां पे होता है तो उसको पॉलिटिकल यहाँ पे मानचित्र बोलते हैं, आपको पता होगा। अगला आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। तो इसमें जो मैदान को दिखाते हैं ना उसमें ग्रीन कलर से यहाँ पे उसको हाईलाइट्स किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या दिया गया है कि मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। जैसे कि पता होगा जो मानचित्र यहाँ बनाते हैं, जो साउथ का यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो नीचे की ओर किया जाता है। इधर जो होता है वो पूरब होता है, इधर जो होता है यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ पे जो होता है वो पश्चिम होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है दक्षिण दिशा क्या होता है, तो नीचे की ओर। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आता है कि मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए, संकेत का या दिशा का या मापक का या उपयुक्त में से सभी का। तो याद रखिएगा जो मानचित्र बनाते समय आपको याद रखने वाली बातें होंगी, ये सब कुछ होगा कि जो भी चीजें वहां पे दिखाई गई हैं, चाहे वो संकेत हो, चाहे उसका मेजरमेंट हो या उसका डायरेक्शन हो, बिल्कुल राइट वे में वहां पे दिखाया गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चैप्टर नंबर 9 का आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बिहार का स्थिति 1 में यहाँ पे दिया गया है। पहला सवाल इसमें आता है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है। जो ये ताल क्षेत्र आपका अवस्थित है ना, आप लोग याद रखिएगा, ये पटना से पूर्व दिशा की ओर अवस्थित है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो इसमें दिया गया है कि सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ पे है। तो ये जो स्थित है वो तराई के क्षेत्र में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। जब मैं वहाँ पे एनसीईआरटी का आपको जियोग्राफी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सरैसा क्षेत्र के बारे में बहुत ही
बेहतरीन तरीका से बताया था कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तंबाकू की खेती बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है। और ये जो यहाँ पे क्षेत्र है ना, वो कौन सा क्षेत्र है, वो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के सम्मिलित क्षेत्र को सरायसा क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टोबैको की खेती होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि गन्ना उत्पादक जिले कौन सा है। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में ये सब सवाल जो दिया गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। तो जो ये गन्ना उत्पादन का जो क्षेत्र है वो है, उसमें आता है गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ में आइएगा तो बिहार दर्शन 1 के बारे में देखने को मिलता है आपका ज्योग्राफी में। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे ही आइएगा, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई। जैसे कि पता होगा, बोध गया में वो पीपल के वृक्ष के नीचे में फल्गु नदी के किनारे इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला सवाल आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन की गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था। तो जो विष्णु पद मंदिर का यहाँ पे स्थापना किया गया था ना, याद रखिएगा आपको, तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है आपके बुक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है कि बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो गर्म जलकुंड है ना, वो राजगीर में स्थित है। याद रखिएगा, जब राजगीर में जाइएगा ना, तो वहाँ पे 2 जलकुंड अवस्थित है। एक गर्म जलकुंड भी अवस्थित है और एक ठंडा जलकुंड भी अवस्थित है। वहाँ पे दोनों में 2 तरीके का पानी निकलते रहते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। कभी गए होंगे और बिहार के निवासी होंगे तो राजगीर आप लोग मोस्ट रिकमेंडेड है कि राजगीर एक बार जरूर आप लोग घूमने जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन जगह है। ठीक है, जो राजगीर का भी तो ग्लास ब्रिज जो बना हुआ है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्टिव चीज है वहाँ पे। अगला सवाल आता है चौथा नंबर की ककोलत प्रसिद्ध है। तो ककोलत तो ऐसे जलप्रपात है, लेकिन ये जो जलप्रपात है वो ठंडे जलप्रपात है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल यहाँ पे दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या दिया गया है देख लीजिएगा कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ पे अवस्थित है। जब आप राजगीर में घूमने जाइएगा ना, तो वहाँ पे जो गर्म जलकुंड बताएं, ठंडा जलकुंड बताएं, ग्लास ब्रिज बताएं, और वहीं पे ये जरासंध का भी अखाड़ा ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लोग घूमने का शौकीन होंगे ना, तो जो घूमते होंगे ना, तो बहुत सारा जो स्टैटिक वाला पोर्शन होगा ना, उनको ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टैटिक का चीज़ है, मान के चलिए कहीं आप घूमने चले गए और क्वेश्चंस वहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे नॉर्मली सवाल पूछ लिया जाता है कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है। तो जो लोग ताजमहल गए होंगे ना, वो मरते दम तक कभी नहीं भूलेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ स्थित है। इसीलिए ज़िंदगी में घूमना बाबू बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी टाइम मिले ना, बैग उठाइए, निकल जाइए। भले ही आप उतने मौज वाला पैसा मत खत्म कीजिए, तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आपको घूमिए। वहाँ पे घूमने से ना आपको बहुत सारे चीज़ों को जानकारी मिलती है, बहुत सारे नया नया चीज़ आप सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर आइएगा तो जिसमें नाम है बिहार दर्शन 2। अगर के पहला सवाल देखिएगा तो इसमें दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था ना, वो पटना सिटी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, भूल के भी पटना यहाँ पे टिक मत कर दीजिएगा। फिर आता है कि गोलघर कहाँ पे अवस्थित है। पटना वाले लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप अभी गोलघर के पास में ही बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे गोलघर पटना में है। इसको भंडारण के लिए बनाया गया था। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल यहाँ पे जो दिया गया है कि दीदारगंज कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो दीदारगंज स्थित है ना, वो पटना में ही स्थित है। बिल्कुल ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे जो भी क्लास 6 के एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए गए थे आपका चैप्टर नंबर 10 तक। ठीक है, तो इसको मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब यहाँ से आपका ये खत्म हो जाता है, और वहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना, उसमें हम क्लास 7 का ऐसे ही कराने का कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।